गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ओके, वेल वेल। गुड। तो लास्ट आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, या तो हमारी बैड लक है, ये मेरी बैड लक है, या आप लोगों की गुड लक है ना? ऑलवेज कोई ना कोई इशू हो जाता है। डे फर्स्ट से हमारा ब्लड वाला टेस्ट, ब्लड वाले चैप्टर वाला टेस्ट, सेम सिनेरियो बाद में भी मोस्टली यही सिनेरियो होते रहे हैं। जाकल्ला बेटा, मोर देन फाइन। ओके, तो आज हम लास्ट पे ना आपका जो टेस्ट था उसमें से मैं आप लोगों से पूछ लूँगा और नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। हाँ, आप लोगों की मेरी बैड लक है, आप लोगों की गुड लक है। स्टूडेंट्स की हमेशा गुड लक होती है कि वो टेस्ट नहीं दे सकते। ओके, बाकी लोग कहाँ पे हैं? उनको भी बता दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है, काइंडली ज्वाइन कर लें। ओके, लास्ट 20-25 मिनट्स में हम देख लेंगे कि आप लोगों ने कितना पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर के लास्ट 20 मिनट्स में मैं आप लोगों को एनालाइज कर लूँगा और उस टाइम अटेंडेंस भी लगवा लेंगे। आप लोग पता चल जाएगा कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, राइट? ओके, लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, आप लोगों ने पढ़ा है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ऑल्सो विल बी फाइन। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? ओके, गुड। तो आज स्किन के फंक्शन हमने पहले किए हुए हैं, बाकी वुंड हीलिंग का प्रोसेस है वो हम देख लेंगे। रिमेनिंग जो स्किन वाला चैप्टर है आज इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में टुमारो फ्राइडे है, फ्राइडे में हम इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम को ले लेंगे। ठीक है? ओके, वेल। डर्मिस, वेट ग्लैंड, हेयर, नेल स्ट्रक्चर्स हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, वेरी गुड। और आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और रिमेनिंग पार्ट था फंक्शन ऑफ स्किन हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। वुंड हीलिंग डिस्कस कर लेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी टेंशन के साथ। ये कैसे वुंड हीलिंग होती है, अगर सपोज आपकी बॉडी के ऊपर छोटा कट लगता है तो कब हीलिंग हो जाती है, और अगर ज़्यादा कट लग जाता है तो कितनी हीलिंग हो जाती है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके, तो क्या क्या डर्मिस में क्या क्या चीज़ें पड़ी होती हैं, कोई बता सकता है कि डर्मिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। ओके, वेल, ठीक है हीरा बेटा, ये डिस्कस कर लेते हैं, ये पढ़ लेंगे। ओके, टू लेयर होती हैं, टू लेयर में क्या क्या होता है?
वेरी गुड, ठीक है। पेप्टरी होती है और एक रेटिकुलर होती है, वेरी गुड, ठीक है। इसमें सेंसरी नर्व एंडिंग का क्या रोल है बेटा, ये बता सकते हैं आप लोग? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वेरी गुड। सेंसरी नर्व एंडिंग होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग का क्या रोल है, आप बता सकते हैं? ओके वेल, पेप्टरी लेयर होती है, रेटिकुलर होती है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, रोशन विल्सन में ये लिखा हुआ है कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि अगर डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इसके ऊपर तो एपिडर्मिस होती है, तो टच सेंसेशंस ये सारी चीज़ें तो एपिडर्मिस फील कर रही होती है। तो यू कैन से कि जो डर्मिस होती है इसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोजेक्शन होती है वो एपिडर्मिस तक हुई होती है। गॉट इट? मैंने बेटा ये बताया है कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डर्मिस, लेकिन इसकी जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो एपिडर्मिस तक पहुंची हुई होती हैं। इसलिए कहीं पे भी अगर कोई टच की सेंसेशन आ रही होती है तो सबसे पहले एपिडर्मिस कांटेक्ट में आ रही होती है। ओके वेल, इसके अलावा एपिडर्मिस के अंदर सेंसरी जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके अंदर तीन रिसेप्टर्स हमने डिस्कस किए थे। वन वाज मिसीनियन कार्पसल, पिसीनियन कार्पसल और प्रीनर्वेंडिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। वेल, लाइट प्रेशर सेंसिटिव जो नर्व एंडिंग्स होती हैं या लाइट प्रेशर सेंसिटिव जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर नोन एज मिसीनियन कार्पसल्स, और जो डीप प्रेशर सेंसिटिव सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं दैट आर कॉल्ड पिसीनियन कार्पसल्स, और जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो सेंसिटिव टू पेन होती हैं दैट आर फ्री नर्व एंडिंग्स। अब जैसे ही कोई सेंसरी नर्व इम्पल्सेस एक्टिवेट होती है, एक्टिवेट होने के रिजल्ट में दैट मैसेज इज कन्वेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ये सेरिब्रम तक जाता है। सेरिब्रम के अंदर एरिया होता है जो इसको असेस करता है कि जो सेंसरी नर्व एंडिंग या सेंसरी नर्व से जो परसेप्शन आ रही है वो किस तरह की है। ओके वेल, वेरी गुड बेटा। उसके बाद इसको असेस किया जाता है, सेंसेशन की जाती है, देन सेरिब्रम क्या करता है, उस चीज़ को पिन पॉइंट कर देता है। पिन पॉइंट करने का मकसद ये होता है कि किस एरिया के अंदर सपोज पेन हो रहा है तो पेन कहाँ पे हो रहा है। अगर कहीं पे डीप प्रेशर दिया जा रहा है तो वो किस एरिया के अंदर है, लाइट प्रेशर दिया जा रहा है तो वो किस एरिया के अंदर है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंसरी नर्व एंडिंग्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे? वेरी गुड, ठीक है। सीनियन कार्पसल, सीनियन और प्री नर्व एंडिंग, एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा। नींद्रा एंड हीरा आर वेरी कंट्रीब्यूटिव और इनके कंट्रीब्यूशन हमेशा अच्छा होता है। और बाकी लोग भी ट्राई किया करें कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो लेट मी नो। ओके, तो अभी 24 हैं। ओके, 6 बंकर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 6 to 7 बंकर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एनी हाउ लेट देम बंक एंड दे विल सफर इन द यूएचएस एज वेल एज इन द वाइवा। आपके पास 10 मिनट में आपकी अटेंडेंस ले ली जाती है। ओके, इरेक्टर पिलाई क्या होते हैं, ये गूज फ्लश क्या होती है, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना।
और हमारा एक रिपीटेडली चीज़ें आप लोग पूछ रहे थे कि जो मेलानिन होता है ये कौन से कलर को डिटरमाइन करता है, ऐसे था ना बेटा? ये गाइटन के अंदर मेंशन किया हुआ है, उसमें स्किन वाला चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ पे थर्मो रेगुलेशन वाला चैप्टर है, आई थिंक 74 चैप्टर है, उसके अंदर मैंने पढ़ा है। उसमें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि जो मेलानिन होता है ना, दैट आर सेक्रेटेड बाय मेलिनोसाइट, लेकिन ये कलर को डिटरमाइन करता है। अब उसमें दो चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई थी कि वन थिंग इज़ दैट कि जो हेयर कलर है एंड स्किन कलर है दैट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड, लेकिन उस जेनेटिकली डिटरमाइंड के साथ साथ जो मेलानिन है उसका इफेक्ट है। अब मेलानिन, ओके वेरी गुड बेटा, किलोमीटर मसल्स, ठीक है, वेदर हेयर फॉलिकल फॉर्म, ठीक है लुबैना बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली यू आर राइट। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये बता रहा था कि मेलानिन के बारे में जो आप लोग कल भी पूछ रहे थे कि सर इसका कलर जो होता है ये मेलानिन की वजह से होता है, आई थिंक ब्लैक या डार्क इस तरह का, ये वाइट कलर के बारे में किसी ने पूछा था। और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी ये जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। अब जो मैंने पढ़ा है उसमें ये मेंशन किया हुआ था कि जो स्किन का कलर है दैट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड, लेकिन उसके साथ साथ क्या चीज़ होती है कि जो मेलानिन होता है और मेलिनोसाइट्स, इन दोनों चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर मेलिनोसाइट मेलानिन सेक्रेट नहीं करेंगे, स्किन का कलर डार्क नहीं होगा, वाइट रहेगा। अब ये सेक्रेट कब होता है? जब आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। दूसरी ये बात थी कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज से भी प्रिवेंट कर रहा होता है। जैसे ही मेलानिन सेक्रेट होएगा तो जो स्किन का कलर है डार्क होना शुरू हो जाएगा, और डार्क कलर जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रिवेंट कर रहा होता है। दूसरी बात लिखी हुई थी कि वाइट कलर, अब जो वाइट कलर है देन इट इज़ अगेन जेनेटिकली डिटरमाइंड। एक स्पेसिफिक एज के बाद एक स्पेसिफिक जीन के अंदर कोडिंग हो चुकी होती है कि इस एज के अंदर इसके जो हेयर हैं ये स्किन का कलर है, स्पेशली जो हेयर हैं उसके कलर को जीन ने डिटरमाइन करना होता है। लेकिन उसके साथ अगेन आपका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो मैटर कर रहा होता है कि आपके जो जीन के अंदर कोडिंग हो चुकी है उसने कब कलर को डिटरमाइन करना है। दूसरी चीज़ अगेन वही कि मेलिनोसाइट्स, अगर तो मेलिनोसाइट्स एक्टिव हैं, वो जीन जो मेलिनोसाइट्स को भी कंट्रोल कर रही है और वो जीन जो कि आपके हेयर की ग्रोथ एज वेल एज जो उसके कलर को डिटरमाइन कर रही है, अगर ये दोनों सेम टाइम पे डीएक्टिवेट हो जाती हैं या वन ऑफ द जीन इज डीएक्टिवेटेड तो उसके रिजल्ट में जो हेयर हैं कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि इनिशियल स्टेज के अंदर जो कलर ऑफ हेयर होता है वो ग्रे होना शुरू हो जाता है एकदम एट वन स्टेज में, ये ब्लैक सॉरी वाइट नहीं होता। तो जब ये कलर ग्रे हो रहा होता है तो उस टाइम ये कंफर्म हो रहा होता है कि इधर या तो मेलानिन सेक्रेट नहीं हो रहा, इधर या जीन जो कंट्रोल कर रही थी कलर ऑफ द हेयर को वो डीएक्टिवेट होना शुरू हो गई है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि मेलिनोसाइट्स के ऊपर भी और जीन्स के ऊपर भी। अगर इन कंडीशन में अगर मेलिनोसाइट्स मेलानिन सेक्रेट नहीं करते, अल्टीमेटली उस कंडीशन में अल्बिनो होना शुरू हो जाता है, स्किन का कलर वाइट होना शुरू हो जाता है और उस कंडीशन को अल्बाइनिज्म कहा जाता है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें या तो जेनेटिकली मेलिनोसाइट्स हैं ही नहीं तभी मेलानिन सेक्रेट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मेलिनोसाइट्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं हो सके, मेलानिन सेक्रेट नहीं कर सके। जब मेलानिन सेक्रेट नहीं होगा तो अगेन कलर स्किन का कलर जो है वाइट होना शुरू हो जाएगा एंड दैट कंडीशन इज नोन एज अल्बिनो या अल्बाइनिज्म भी उसे कहा जाता है। ओके, फिलोमीटर मसल अटैच टू ईच अदर साइड्स एंड इट कंट्रैक्ट्स द फॉलिकल्स इन रिस्पांस टू फेयर फोटोन। वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब जैसे ये इरेक्ट होंगे तो उस कंडीशन को गूज फ्लश कहा जाता है। अब ये गूज फ्लश जैसे ही होती है जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं दैट एक्ट एज ए इंसुलेटिंग फैक्टर, इंसुलेशन के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। और मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के अंदर सर्दियों में गूज फ्लश कॉमन होती है। अब ये गूज फ्लश इसलिए कॉमन होती है क्योंकि उस टाइम जो हीट है उसको कंजर्व किया जा रहा होता है। तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं दैट आर एक्टिंग एज ए इंसुलेटर, तो हीट को ये इलिमिनेट नहीं होने देते, हीट को रिजर्व कर रहे होते हैं।
ओके, गूगल की डेफिनेशन किलोमीटर मसल वाली है। ठीक है, गॉट इट, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ओके, इरेक्टर पिलाई के अंदर या इरेक्ट गूज फ्लश के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो। और गूज फ्लश के अंदर ना इनवॉलेंट्री कंट्रोल कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल हो रही होती है, वॉलेंट्री नहीं होती, आप खुद नहीं करवा सकते उसको, इनवॉलेंट्री इन नेचर होती है। और इसके जो फैक्टर्स हैं वो कोई इमोशनल अरोजल हो सकता है, एग्जैक्टली जैसे आप लोगों ने बताया, इमोशनल अरोजल हो सकता है, कोई फेयर हो सकता है, कोल्ड इन्वायरमेंट हो सकता है, या सर्टेन अदर कंडीशंस होती हैं लाइक एंगर। अब इमोशनल अरोजल के अंदर एंगर भी आता है, हैप्पीनेस भी आता है, दोनों कंडीशन में इरेक्टर पिलाई जो हैं, ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, वो इनवॉलंटरी उनकी कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन को गूज फ्लश कहा जाता है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद द सेबेशियस ग्लैंड। आज हम सेबेशियस ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब सेबेशियस ग्लैंड बेसिकली होते क्या हैं? सेबेशियस ग्लैंड बेटा जो ये सेक्रीशन देते हैं उनको सीबम कहा जाता है। इनकी जो सेक्रीशन होती है ऑयली इन नेचर होती है। सेम स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल के साथ अटैच हुए पड़े होते हैं। एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि हेयर फॉलिकल के साथ अटैच हुए पड़े होते हैं। ये सेम टिश्यू एज द हेयर फॉलिकल होती हैं, उस तरह की टिश्यूज होती हैं, और इनकी जो सेक्रीशंस होती है उसको सीबम कहा जाता है। अब ये सेक्रीशंस कहाँ पे ट्रेन हो रही होती हैं? ये स्पेशली जहाँ से हेयर निकल रहा होता है, हेयर की ग्रो हो रही होती है, और वो हेयर की ग्रो पेप्ला से हो रही होती है, हेयर फॉलिकल से हो रही होती है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि मोस्टली लोगों को ना हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। डू यू नो व्हाट इज द रीजन ऑफ हेयर फॉल? मोस्टली अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आपको लगता है क्या रीज़न हो सकती है हेयर फॉल की? और इज इट पॉसिबल कि ये हेयर हैं ये रीग्रो कर सकते हैं? ओके, इरेक्टर पिलाई में कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, हेयर फॉल की क्या क्या रीज़न हो सकती हैं, किसी को आइडिया है? व्हाट डू यू थिंक ए कॉमन रीज़न क्या क्या हो सकती हैं? ओके, आप लोगों के खुद बहुत गिर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ड्राइंग होती है, इसके अलावा कोई कॉमन सी चीज़ें आप लोगों ने बतानी है कि अच्छा ये काज भी हो सकती है हेयर फॉल की, ये भी हो सकती है। और इस कंडीशन को एलोपेशिया भी कहा जाता है। एलोपेशिया, ALOPECIA, एलोपेशिया, जो हेयर लॉस हो रहा होता है। और एक बात आपको बताऊं कि 100 टू 50 टू 100 हेयर्स पर डे जो लॉस होता है ये नॉर्मल होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब ये स्किन के ऊपर हेयर होते हैं वो उसका लॉस भी हो सकता है, हेड के ऊपर हेयर होते हैं उसके भी लॉस हो सकता है। तो टोटली जो हेयर लॉस होता है 50 टू 100 पर डे, ये नॉर्मल होता है। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये नॉर्मल लॉस हो रहा होता है।
ओके, स्कार्फी ड्राइनेस हो सकती है मे बी उसका। ओके, वेरी गुड बेटा निम्रा। ठीक है, एक तो चीज़ है कि पेपला ये बल्ब से इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा ये है कि हेयर फॉलिकल आयरन डेफिशिएंसी या प्रोटीन भी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से अक्सर बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है बेटा, यू आर राइट। लेकिन सर्टेन अदर कंडीशन भी होती हैं। अब हर बंदा प्रोटीन माल न्यूरिश तो नहीं है, हर बंदा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ तो नहीं है, लेकिन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है आयरन की वो भी तो पूरी हो रही है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। डू यू थिंक इज देयर एनी अदर कॉज इंस्टेड ऑफ प्रोटीन? बेटा पहली जो चीज़ होती है हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। पहली कंडीशन, बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर लॉस हो रहा होता है, लेकिन 50 टू 100 पर डे ये नॉर्मल लॉस होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कुछ फीमेल्स चाइल्ड बेरिंग एज में होती हैं, चाइल्ड बर्थ बेरिंग एज में होती हैं, उनमें भी अगेन हार्मोनल कंट्रोल हो रहे होते हैं। और फीमेल्स के अंदर अदर काज जो 45 ईयर्स के बाद एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज मीनोपॉज। मीनोपॉज की एक वजह हो सकती है जब हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। चौथी कंडीशन बेटा ये होती है कि समटाइम्स जो फीमेल होती हैं दैट आर यूजिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स। अब ये अगर चार कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं तो अल्टीमेटली फीमेल्स के अंदर ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से लॉस हो रहे होते हैं। बिल्कुल बेटा हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ, हिस्टीजम होना शुरू हो जाता है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, लेकिन हार्मोन्स की वजह से ही लॉस होना शुरू हो जाता है। अब जो दूसरी कंडीशन होती हैं वो मेडिकल कोई कंडीशन हो सकती हैं। अब मेडिकल कंडीशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लाइक पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम थायराइड डिजीज, T3 और T4, जिस तरह आप कह रहे थे कि मेटाबॉलिक रेट या प्रोटीन कह रहे थे, हम प्रोटीन या न्यूट्रिशन स्टेटस की बात कर रहे थे। अब जो T3 और T4 है इन्होंने क्या करना होता है, ये थायराइड ने क्या करना होता है, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, तो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हेयर तक पहुंच ही नहीं रही। जब हेयर तक नहीं पहुंचेगी तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में ये होना शुरू हो जाता है। और तीसरी कंडीशन, मोस्टली आपने मेडिकल कंडीशन के अंदर कैंसर सुना होगा। अब ये जो कैंसर है इसके अंदर भी अगेन एलोपेशिया होना शुरू हो जाता है। वो पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी लगवा रहे होते हैं, रेडिएशन थेरेपी यूज करवा रहे होते हैं, उनके अंदर भी एलोपेशिया हो रहा होता है। इसके अलावा डिप्रेशन इज वेरी कॉमन, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत कॉमन होता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होना शुरू हो जाते हैं। अब जो हेयर लॉस होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने बताया है कि जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हेयर फॉलिकल क्लोज होंगे, हेयर फॉलिकल क्लोज होने के रिजल्ट में जो हेयर ग्रोथ है वो इनहिबिट होना शुरू हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये, अगर हेयर फॉलिकल क्लोज नहीं हुए, हेयर फॉलिकल अगर क्लोज नहीं हुए तो जो हेयर हैं ये रीग्रो कर जाती हैं। अब पेशेंट्स ने डाइट लेना शुरू कर दी, जो उसका हार्मोनल इम्बैलेंस था वो बैलेंस की तरफ आना शुरू हो गया। तो अगर किसी वजह से फॉलिकल ओपन रह गए हैं, फॉलिकल ओपन रहने की वजह से हेयर रीग्रो कर जाएंगे। अगर फॉलिकल क्लोज हो चुके हैं तो हेयर रीग्रो नहीं कर सकते। गॉट इट? तो इसलिए एंजाइटी से बचिए। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको चेकअप के लिए करवाएं, चेकअप के लिए चाहें कि हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है। प्रोटीन मालन्यूट्रिशन है तो प्रोटीन लेना शुरू कर दें, इसी तरह आयरन लेना शुरू कर दें। जो रिक्वायर्ड अमाउंट में चीज़ें हैं उनको लेंगे तो आप इंशाल्लाह ये हेयर लॉस से प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, सबिशियस ग्लैंड्स की बात कर रहे थे तो बेटा 4 रीजंस अगेन बता देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। पहली रीज़न मैंने ये बेटा बताई है कि फीमेल्स अगर चाइल्ड बेरिंग एज में हैं, चाइल्ड बेरिंग एज। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई है कि अगर वो उनकी एज मोर देन 45 ईयर्स हो गई है, मीनोपॉजल वीमन हो गई हैं। तीसरी कंडीशन मैंने ये बताई है कि सपोज बर्थ कंट्रोल पिल यूज़ कर रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और चौथी चीज़ हो सकता है कि प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी की वजह से भी अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो अगेन ये वीमन के अंदर, फीमेल्स के अंदर ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है वो उसकी काजेज मेनली ये 4 ही
बुक के अंदर मेंशन की गई थी। ओके बेटा, अगर हेयर फॉल यहाँ से सीबम ने रिलीज होना होता है, सीबम क्या करता है, हेयर को ड्राई होने से बचाता है, हेयर फॉलिकल में सिक्रीट हो रहा होता है। अगर ये सीबम हेयर फॉलिकल के अंदर सिक्रीट नहीं होएगा तो जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ड्राई आउट होना शुरू हो जाएंगे। अब जो हेयर की ग्रोथ है वो हेयर फॉलिकल से हो रही होती है। अगर हेयर फॉलिकल क्लोज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली या जो ग्रोथ हेयर ग्रो कर रहा है वो ग्रो नहीं होएगी प्रॉपरली, मल्टीप्लिकेशन नहीं होएगी, या हेयर ग्रो करेंगे वीक होने शुरू हो जाएंगे, वीक होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि झड़ना शुरू हो जाएंगे और एट द एंड एलोपेशिया को लीड करेंगे। अगर सीबम या ऑयली सब्सटेंसेस हेयर फॉलिकल्स के अंदर सेक्रीट नहीं होगा तो जो हेयर फॉलिकल हैं वो ड्राई आउट होना शुरू हो जाएंगे और एक टाइम आएगा वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो सबीशियस ग्लैंड्स हैं पाम ऑफ दी हैंड के अंदर नहीं होते और सोल ऑफ दी फीट्स के अंदर नहीं होते। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली जहाँ जहाँ पे हेयर होंगे, सर सेकेंडरी सिफिलिस, सिफिलिस एग्जैक्टली बेटा काज कर सकता है। अब कोई भी डिजीज अदर देन हार्मोनल इम्बैलेंस, अदर डिजीज कोई भी काज कर सकती है, कोई भी डिजीज हेयर लॉस काज कर सकती है, जिस तरह हमने कैंसर के बारे में डिस्कस किया है, थायराइड के बारे में डिस्कस किया, इवन आर्थराइटिस भी काज कर सकता है। अब हो सकता है सिफिलिस के लिए कोई ऐसी ट्रीटमेंट ले रहा है पेशेंट तो उस वजह से भी लॉस होना शुरू हो जाएगा। बेटे सीबम अगर कम रिलीज होगा तो कम रिलीज होएगा, सीबम ऑयली सेक्रेशन कम प्रोड्यूस होएंगी तो फॉलिकल ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वो एरिए यहाँ पे सुपरफिशियल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, वहाँ पे ज़्यादा सिक्रेशन होना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद ये जैसे हेयर फॉलिकल के अंदर सीबम सिक्रीट होएगा या ऑयली सिक्रेशन सिक्रीट होएगी, ये स्किन सरफेस पे आना शुरू हो जाती है। बेटा ये जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा हीरा, अगर जीन्स के अंदर ये चीज़ें मेंशन हैं तो अल्टीमेटली हेयर ग्रोथ होगी, अगर नहीं तो नहीं होगी। इसके अलावा सीबम का फंक्शन क्या क्या है। सीबम अगर हेयर फॉलिकल से सिक्रीट हो रहा है, ऑयली सेक्रेशन है, तब ये क्या करेगा, हेयर को सॉफ्ट रखेगा, पाल्पेबल रखेगा, शाइनी अपीयरेंस देगा। और इसी तरह इसके अलावा ये जो सीबम है दैट आल्सो एक्ट एज ए बैक्टीरियोसाइडल एंड फंगीसाइडल, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा होता है। अब मैंने आपको एयर वैक्स के बारे में बताया था कि एयर वैक्स भी लाइजोसोम कंटेन करता है, एयर के इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा होता है। अब कहीं पे भी जो एयर वैक्स अगर कान के अंदर एयर वैक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके अंदर भी लाइजोसोम्स प्रेजेंट हैं, और वो लाइजोसोम्स क्या कर रहे होते हैं, कोई भी एंटीजन आ रहा होता है तो उसको किल कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑयली सिक्रेशन होती है, क्रैकिंग ऑफ स्किन से बचा रही होती है, स्किन को ड्राई आउट होने से बचा रही होती है, स्पेशली जब हीट का या सनशाइन का एक्सपोजर होता है। पुबर्टी के दौरान इसकी सिक्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही एक्सट्रीम एज की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि स्किन के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो लॉस आउट होना शुरू हो जाती है। अब इलास्टिसिटी लॉस आउट होने की भी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जीन्स
जेनेटिक मेकअप डिपेंड कर रहा होता है। जेनेटिक मेकअप के अलावा प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी तो स्किन के अंदर अगेन स्ट्राइएशन आना शुरू हो जाती है, त्राड़ें पड़ना शुरू हो जाती हैं। और इवन के ए यंग 18 years old male or female look like a 70 years old man or female. ओके, स्पीशियस ग्लैंड्स में से कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ जिसकी समझ ना आई हो? ओके, आप ये 1 मिनट में 2 मिनट ले लें, ये स्पीशियस ग्लैंड अपनी बुक से पढ़ें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो लेट मी नो, बाकी लोग भी देख लें एक दफ़ा। बेटा ये इलास्टिसिटी है ना स्किन की, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इवन कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर का कंटेंट है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। सिंपल वाटर के कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। आप एक देख लीजिएगा, जो स्किन है ना, अगर डिहाइड्रेटेड है तो उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो चुकी होगी, उसका जो टर्गर प्रेशर होता है ना वो डिक्रीज हो चुका होता है। अच्छा, आपकी बुक में एक वर्ड यूज हुआ है, आपकी बुक के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है मैसीरेशन। थॉमसन विल्सन के अंदर ना मैसीरेशन यूज हुआ है। व्हाट इज मैसीरेशन? स्कैल्प? बेटा स्कैल्प क्या नहीं पता? अच्छा, स्कैल्प बेटा हेड के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, तो उसको कहा जाता है मैसीरेशन। क्या होती है मैसीरेशन? बेटा ये होती है, मैसीरेशन ये होती है कि समटाइम्स जो स्किन है ना, ये मॉइस्चर के साथ प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कांटेक्ट में रहती है, तो स्किन जो है ये रिंकली होना शुरू हो जाती है, इसके अंदर रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहा जाता है मैसीरेशन। मोस्टली जो बेबी होते हैं ना, बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये मैसीरेशन कॉमन होती है। अब उसकी मैसीरेशन की वजह एक और भी हो सकती है, हो सकता है को डायपर वेटिंग की कॉज भी एक हो सकती है कि जो बेबी इन्फेंट्स होते हैं डायपर अगर यूज़ कर रहे हैं रिपीटेडली, यूरिनेशन की वजह से, यूरन की वजह से उनका जो स्किन है वो वाटर के कंटेंट के साथ रह रही है, तो वहाँ पे मैसीरेशन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं कि स्किन जो होती है वो रिंकली होनी शुरू हो जाती है, रिंकल्स बनना शुरू हो जाती हैं। गॉट इट? पढ़ लिए सबीशियस ग्लैंड? सबीशियस ग्लैंड्स को 1 मिनट के लिए पढ़िएगा, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन निकलता है तो लेट मी नो। रैशेस के एग्जांपल भी ले सकते हैं बेटा, डेफिनेटली ले सकते हैं। मैसीरेशन के अंदर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसको मैसीरेशन कहा जाता है।
ओके, मैं ये देख लेता हूँ। बेटा स्कैल्प, सिंपल ये जो हेड की कवरिंग होती है उसको कहा जाता है स्कैल्प। ठीक है। बेटा ये ट्रांजिशन वाली कौन सी लाइन है, ज़रा बता देंगे? ओके ओके, कंपोजिशन ऑफ सीपम भी बता देता हूँ बेटा। सेवंथ लाइन में देख लेता हूँ, फिफ्थ लाइन सेवंथ लाइन, एयर वैक्स को सीपम कह सकते हैं। ओके द एक मिनट रीड कर लेते हैं। These consist of secretory cell derived from the same tissue as the hair follicle. The secretory are substances into the hair follicle present in the several forms of the and they are most numerous in the skin of skull. Skin of skull का बेटा ये मतलब है कि ये जो हेड की कवरिंग है उसमें से होता है, और फेस, axilla and crown area. In the region of transition from one type of superficial epithelium to another, such as lips, eyelids, nipples, labia majora, ये अच्छा बेटा ये गूगल कीजिएगा। Sebaceous glands are the independent of hair follicles, secreting sebum directly into the surface. Okay, sebum keeps the hair soft, palpable, malleable, and gives shiny on the skin. It provides somewhat coating air that bactericidal and fungicidal agents preventing infection, drying and cracking of the skin. स्पेशली अच्छा बेटा क्वेश्चन क्या है इसमें से? सीबम बेटा ऑयली सेक्रेशन होती है सेबेशियस ग्लैंड से जो सेक्रेट हो रही होती है उसको सीबम कहा जाता है। एयर वैक्स बेटा जो होता है ये ऑयली सेक्रेशन नहीं होती बेटा। ये लेबिया में जो और ये आप गूगल कर लीजिएगा। ये मेरी फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं। ठीक है।
कि ट्रांजिशन वाली इन रीजन ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन टाइप ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियम टू अनदर। बेटा ये एरिया की बात कर रहे हैं ना, रीजन्स की बात कर रहे हैं कि इस रीजन्स में जो सबीशियस ग्लैंड हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा सीबम सिक्रीट हो रहा होता है ताकि ये एरिया ड्राई आउट ना हो जाए। ड्राई आउट से बचने के लिए इस एरिया के अंदर जो सबीशियस ग्लैंड हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इंडिपेंडेंटली हेयर फॉलिकल से सीबम सिक्रीट हो रहा होता है और ये डायरेक्टली स्किन के ऊपर आ रहा होता है ड्राईनेस से बचने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेल है। नेल बेसिकली क्या है? ये बेटा आपकी फिंगर टिप के ऊपर केराटिनियस प्लेट्स हैं ना, इनको नेल कहा जाता है। अब केराटिनियस प्लेट्स का मतलब ये है कि इनके अंदर केराटिन प्रेजेंट होती है। इधर ये टो के टिप पे हों या फिंगर की टिप पे हों तो उनको कहा जाता है नेल्स। और ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होती है, हॉर्न HORN, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होती है। केराटिनियस प्लेट्स होती हैं एट द टिप ऑफ द फिंगर या टो की एंड पे, तो उनको कहा जाता है नेल्स। अब मेनली ये निकल कहाँ से रहे होते हैं, इनका काम क्या क्या होता है? पहली चीज़ तो ये है कि ये फिंगर टिप और टो को प्रोटेक्ट कर रहे होती हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था सीबम की कंपोजिशन किसने पूछा हुआ था? मेल का बेटा दोबारा बता देता हूँ। बेटा सीबम की कंपोजिशन एग्जैक्ट अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखूंगा फिर बताऊंगा आपको। सीबम अदील ने पूछा हुआ था। अदील में ये कंपोजिशन देखूंगा फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि सीबम की कंपोजिशन में सीबम में क्या क्या होता है। बट इट मेल का बेटा ये है कि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, या आप ये कह सकते हैं हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ केराटिनियस प्लेट दैट आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द फिंगर और द टो, और उसको नेल कहा जाता है। अब अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक नेल प्लेट्स होती हैं, क्यूटिकल्स होती हैं, नेल फोल्ड्स होते हैं, नेल मैट्रिक्स होती हैं, नेल बेड होते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी तो मेरा ख्याल है दैट विल बी एनफ। ओके, अगर आप ये जो स्लाइड्स आपको शो हो रही होती है तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं फ्री एज होती है। अब ये जो फ्री एज होती है ये भी है, इसके अंदर भी केराटिन प्रेजेंट होती है। इन ग्रोइंग नेल का मतलब होता है कि इनवर्ड जिनकी ग्रो होना शुरू हो जाती है, स्किन के अंदर डेंस होना शुरू हो जाती हैं। तो रूट ऑफ द नेल इज एम्बेडेड इन द स्किन एंड कवर्ड बाय द क्यूटिकल। अब पहली जो चीज़ है कि यहाँ पे आपको क्यूटिकल नज़र आ रहा है, लेन्युला नज़र आ रहा है, नेल प्लेट नज़र आ रही है और फ्री एज नज़र आ रहा है। इसके डाउनवर्ड अगर जो स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर भी देखेंगे कि तो पहला क्यूटिकल है, देन नेल बेड है, फ्री एजेस हैं और डिस्टल क्या लिखा हुआ है, फिब्रोफेटिबेट्स है, नेल रूट है। डिस्टल फिरिक्स, ये इसको मैं देखता हूँ बेटा कि ये क्या वर्ड एग्जैक्ट क्या शो नहीं हो रहा मुझे, कम जूम आउट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो रूट ऑफ द नेल इज एम्बेडेड इन द स्किन एंड कवर्ड बाय द क्यूटिकल। अब जो रूट है वो स्किन के अंदर एम्बेडेड है और उसको क्यूटिकल ने कवर किया हुआ है। अब ये जो पेल सा हेमीस्फीयर बन रहा है ना, पेल हेमीस्फीयर, डिस्टल फिलेक्स। ओके, मैं इसको देखता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है।
ओके बेटा, ये मैं देख लेता हूँ, मैं ज़ूम आउट करके देख लेता हूँ। आपका शुक्रिया, आप लोग टाइप करके दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो ये जो बेटा हेमिस्फीयर पेल सा आपके नेल के ऊपर एज नज़र आ रहा होगा ना, इसको लेनुला कहा जाता है। आप अपने अगर नेल देखेंगे ना, तो ये जो क्रीसेंट टाइप एक है, स्किन से निकलने के बाद आपको जो एक क्रीसेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, हेमिस्फीयर पेल एरिया, उसको कहा जाता है लेनुला। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। बेटा मैं इसको देख लेता हूँ, नथिंग टू वरी, थैंक यू। ओके, अब ये जो नेल बेड होता है ना, ये निकल कहाँ से रहा होता है? जर्मिनेटिव लेयर जो कि एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है, ये जर्मिनेटिव जोन्स होता है, वहाँ से ये नेल बेड निकलता है, देन नेल प्लेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और एट द एंड ये जब ग्रो करता जाता है तो फ्री एज बना देता है। और जब आप फ्री एज काटते हैं तो उसके अंदर कोई सेंसरी नर्व एंडिंग्स नहीं होती। अब बेटा लेनुला ने क्या करना होता है, जो ग्रोथ होती है नेल की उसको प्रमोट कर रहा होता है, और इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि कोई न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस अकमुलेट हुए पड़े होते हैं, जो कि अगेन ग्रोथ में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। लेनुला का ये फंक्शन होता है। इसके अंदर स्टेम सेल्स हो सकते हैं, और साथ में क्या पड़ा होता है, नेल मैट्रिक्स या नेल प्लेट मैट्रिक्स पड़ी होती हैं, जो कि नेल की ग्रोथ में हेल्प आउट कर रही होती हैं। अगर ये किसी वजह से लेनुला डैमेज हो गया है, तो जो ग्रोथ ऑफ नेल है वो प्रमोट नहीं होती, वो इनवेट होना शुरू हो जाती है जर्मिनेटिव लेयर से बेटा। बेटा हाउ इज इट पॉसिबल कि लेनुला ना होगा बेटा? आप जो स्किन है उसको पीछे अगर थोड़ा सा धकेलेंगे तो नीचे से आपको एक क्रीसेंट या हेमिस्फीयर टाइप एरिया नजर आएगा, पेल सा, उसको आप लेनुला कह सकती हैं, होगा। ओके, इसके अलावा बुक में बेसल लेयर लिखा हुआ है, जर्मिनेटिव लेयर का दूसरा नाम होगा बेटा जर्मिनेटिव जोन ऑफ एपिडर्मिस से यूरिजिनेट हो रहा होता है। चलिए मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि बेसल लेयर जर्मिनेटिव लेयर है। ओके, दूसरा, फिंगर नेल ग्रो मोर क्विकली देन टो नेल एंड ग्रोथ इज क्विकर व्हेन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज हाई। बेटा जब टेम्परेचर हाई होएगा तो उसके रिजल्ट में जो ग्रोथ, नेल ग्रोथ है, उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। लेनुला का बेटा ये फंक्शन है कि इसके अंदर स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं, नेल प्लेट मैट्रिक्स होता है जो कि नेल ग्रोथ की हेल्प करवा रहा होता है। इसके अलावा सम न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो अगेन नेल को ग्रो करवा रहा होता है। अगर ये लेनुला डैमेज हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में जो नेल की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती। ठीक है, ओके वेल, बेसल लेयर का ही है ना, मैंने आपको ये कहा कि बेसल लेयर जर्मिनेटम का है। ठीक है, अच्छा अब ये है कि इसकी जो नेल की ग्रोथ होती है, ये जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये इंक्रीज क्यों हो जाती है? और ये राउंड अबाउट एक वीक के अंदर बेटा, अगर कैल्शियम की कमी में पूरे जो नेल्स होता है ना, नेल प्लेट है या नेल बेड है, वो डाउनवर्ड होना शुरू हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, उसकी वजह से कैल्शियम की कमी वो शो कर रहे होते हैं। ओके
ओके, नेल ग्रोथ बेटा कितनी होती है? अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज जो नेल ग्रो कर रहा होता है 0.03 इंचेस पर वीक इसकी ग्रोथ हो रही होती है। इसके अलावा एज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है, जैसे आप कैल्शियम की कमी है, तो अल्टीमेटली जो ग्रोथ है वो कम होना शुरू हो जाती है और अडल्टहुड में ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, और जब ओल्ड एज में जा रहे होते हैं तो अगेन ये ग्रोथ डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो नॉर्मली पर वीक 0.03 इंचेस इसकी ग्रोथ हो रही होती है। If the surface area of lanula is greater or wider, बेटा ये कोई फार्मासिस्ट भी बता सकता है कि इसका वाइडर या ज़्यादा क्यों होएगा? ओके, आवाज़ आ गई, आवाज़ वापस आ गई। एग्जैक्टली, जर्मिनेटिव लेयर की एक्टिविटी भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसके बाद इंशाल्लाह। और बाकी जो अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो रेडी कर लें, कोई माइंड में चीज़ें आ रही हैं तो लेट मी नो, पूछ लीजिएगा। और ये जो हमने पढ़ा है इसको रीड आउट कर सकते हैं। ओके, सी यू इंशाल्लाह आफ्टर 2 to 3 minutes।